अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान से वापस जाने की दी गई डेडलाइन कल रात ख़त्म हो गई है और अब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 3 अक्टूबर को निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस अपने वतन जाने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी और डेडलाइन खत्म होने तक वजारत दाखिला के मुताबिक 1,40,000 से जायद अफगान शहरी तोरखम, चमन, स्पिन बोल्दक और खैबर पास के जरिए अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। मगर अब डेडलाइन खत्म होने के बाद दूसरे मरहले में उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जो रज़ाकाराना तौर पर वापस नहीं गए। हुकूमत की जानिब से दिए गए प्लान के मुताबिक जिला इंतजामिया और पुलिस अब बायोमेट्रिक के जरिए अफगान बाशिंदों और गैर मुल्की अफराद का डेटा चेक करेगी। ऐसे अफराद जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन या कोई और सफरी दस्तावेजात हैं उन्हें पहले फेज में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास कोई ठोस दस्तावेजात नहीं पाई गई उन्हें होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां से उनकी मुल्क बदरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन होल्डिंग सेंटर्स में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स इन बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन और इनकी मुल्क बदरी के कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। इसके अलावा FI और नादरा के अफसरान भी इन सेंटर्स में मौजूद होंगे, जबकि पेचीदा केसेस में जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की पाकिस्तानी शहरियों से शादी हो गई हो, इन अफराद को भी पहले मरहले में मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, लेकिन इन केसेस को भी आगे की कार्रवाई के लिए रजिस्टर किया जाएगा। और ऐसे केसेस में जहां गैर मुल्की अफराद अपने मुल्क वापस जाने से इनकार कर दें या उनका अपना मुल्क उन्हें लेने से इनकार कर देगा, इस सूरत में इन अफराद को सरहद के पास बनाए गए होल्डिंग सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। जबकि वफाकी हुकूमत ने इन अफराद की मुल्क बदरी के लिए शेड्यूल भी तैयार करके मुतल्लिका सूबों को भेज दिया है ताकि मुल्क बदरी के दौरान कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों में ऐसे होल्डिंग सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं जहां पर क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद को लाकर रखा जा रहा है और इन्हीं सेंटर्स से इन गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। इन होल्डिंग सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदों ने चारों सूबों और इस्लामाबाद से रिपोर्ट्स तैयार की हैं। जी शाहजेब साहब, मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। आज पुलिस ने सुबह से ही शहर भर में कार्रवाइयों का आगाज़ किया। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑपरेशन सोराब गोड के इलाके में किया गया, जहां पर अलासिफ स्क्वायर, मच्छर कॉलोनी और दीगर एरियाज़ को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया। दूसरा बड़ा ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में किया गया, जिसमें मंगोपीर, औरंगी टाउन, कस्बा और दीगर इलाके शामिल थे। जबकि तीसरा बड़ा ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ में किया गया, जहां पे बल्दिया, हबरीवर रोड और दीगर एरियाज़ को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया। जबकि इसी के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। इन कार्रवाइयों में अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जिन्हें यहाँ PIDC सुल्तानाबाद के इलाके में कायम हुकूमत की तरफ से एक कैंप कायम किया गया था, यहाँ पर मुंतकिल किया गया। इस कैंप के अंदर नादरा की वैन मौजूद है, जबकि FI हुक्काम और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो अफराद यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं उनकी नादरा के ज़रिए वेरिफिकेशन की जाती है। अगर उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो उन्हें यहाँ से वापस रवाना भी कर दिया जाता है। हमारी बात की पुलिस हुक्काम से तो ये बताते हैं कि कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो अपनी किसी भी किस्म की शहरियत या कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके। ऐसे अफराद को आज रात जैकबाबाद रवाना किया जाएगा, जहां पर उन्हें बलूचिस्तान अथॉरिटीज़ के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा। जी शाहजेब साहब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद दोनों ही जुड़वा शहरों में होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं और मुल्क भर में जिस तरह 49 सेंटर्स हैं तो उनमें से ये 2 भी हैं। रावलपिंडी में जो है वो ख़ियाबान सर सैयद में कायम किया गया होल्डिंग सेंटर, जहाँ पर ख़वातीन और मर्द अफ़गान फैमिलीज़ के लिए और अफ़गान जो यहाँ पर इलीगल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर सेंटर कायम किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 का अमला है, नादरा का स्टाफ मौजूद है, FIA का स्टाफ मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी का स्टाफ मौजूद है, इसी तरह रावलपिंडी पुलिस का अमला मौजूद है। इसके सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर वक्तन दौरा कर रहे हैं। ऑफिसर्स को यहाँ पर डिप्यूट किया गया और इस यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है कि जब कोई भी थाने की मोबाइल या जो भी अमला इनको गिरफ्तार करेगा, चाहे वो कोई सा भी कानून नाफिज करने वाला इदारा हो, तो वो इस होल्डिंग सेंटर पहुँचेगा, उसका मुकम्मल इंदराज होगा। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन लाहौर के करीब एक पनाहगाह थी जिसको अब होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। वहाँ पे पुलिस की काफ़ी नफरी मौजूद है। खाने पीने का इंतजाम जो है वो ज़िले हुकूमत के ज़िम्मे है और लाहौर पुलिस का ये दावा है अभी तक कि 200 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ लिया गया है और इनको यानी परसों से हम जो है जुम्मा से इनको डिपोर्टेशन का जो है इनका सिलसिला शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक अपने वतन वापस भेजने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मद अमली तैयार की गई है, जिसके तहत होल्डिंग सेंटर बनाया गया है नासिर बाग के इलाके में, जहां पर 2000 से ज़्यादा अफराद के रहने की गुंजाइश है। सेंटर को बुनियादी सहूलियात से
आरास्ता किया गया है। नादरा, FIA, पासपोर्ट और दीगर जो सरकारी महकमे हैं वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। नादरा का अमला जो है यहाँ पर लाए जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनकी वेरिफिकेशन करें, बॉर्डर पे ले जाया जाएगा जहाँ से उनको अपने वतन वापस भेजा जाएगा। जी, मैं इस वक्त मगरबी बाईपास पे हाजी कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को जिन्हें तहवील में लिया गया था पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में, उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। SSP ऑपरेशन कोयटा के मुताबिक अभी तक 245 जो तारकीन वतन थे उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया गया है। यहाँ के इंतजाम के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वो राहदारी है जहाँ पे तारकीन वतन को इंटर किया जाता है। बाज़ाब्ता चेकिंग के बाद यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी उनके लिए है। इसके अलावा ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़ों सबके लिए अलग-अलग कमरों का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर नादरा का अमला मौजूद है जो इन तारकीन वतन के फिंगरप्रिंट्स ले रहा है, अपना डाटा बैंक तैयार कर रहा है, जिसके बाद यहाँ पे उन्हें रिहाइश भी फराहम की जा रही है, खाना भी दिया जा रहा है, बच्चों के लिए दूध, पानी, तमाम सहूलियात यहाँ पे दी जा रही हैं। उसके बाद हुकूमती जो फैसला है उसके मुताबिक इन्हें बरास्ता चमन अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के खिलाफ ऑपरेशन और मुल्क छोड़ने की डेडलाइन देने के बाद मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तनकीद की गई है कि इतने कम वक्त में कोई कैसे अपना घर बार और कारोबार समेट कर जा सकता है, जबकि अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर आने वालों में 6 लाख अफराद वो भी हैं जो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अपनी जान बचाकर पाकिस्तान आए थे, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, फनकार और 25,000 ऐसे अफगान बाशिंदे भी थे जो अफगानिस्तान में अमरीकी इदारों के साथ मुंसलिक थे और तालिबान की हुकूमत आने के बाद उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ा था। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक अमेरिका ने 25,000 अफगान शहरियों की फहरिस्त पाकिस्तान के साथ शेयर की है और दरख्वास्त की है कि उन्हें अफगानिस्तान वापस जिला वतन ना किया जाए। ये वो अफराद हैं जो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले अमेरिका के लिए बराह रास्त या उसके लिए ठेकेदार के तौर पर काम करते थे। खबर के मुताबिक एक आला अमरीकी अहदेदार ने तस्दीक की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 25,000 ऐसे अफगान मुहाजिरीन की लिस्ट शेयर की है जो अमेरिका मुंतकली के अहल हैं। अमरीकी एहलकार ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से 3 अक्टूबर को किए गए ऐलान से पहले भी अमरीका इन अफगान पनाह गज़ीनों और मुहाजिरीन की हिफाजत यकीनी बना रहा था, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही अमरीका में नकल मकानी के लिए अप्लाई किया हुआ है। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अफगान मुहाजिरीन की तरफ से रज़ाकाराना वापसी शुरू हो गई थी, मगर गुज़िश्ता रात इसमें तेज़ी नजर आई, जिसकी वजह से खबर रसा इदारे के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकाम से डेडलाइन में तौसी का कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम अफगान बाशिंदों को ज़बरदस्ती मुल्क बदर ना करें बल्कि उन्हें तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दें। खबर के मुताबिक अफगान हुकूमत का ये भी कहना है कि वो ममालिक जहाँ अफगान मुकीम हैं वहाँ वो ना तो सिक्योरिटी के लिए कोई ख़तरा है, ना ही वो किसी अदम इस्तेहकाम का बाइस बने हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन अलबत्ता कल रात को ही ख़त्म हुई है, लेकिन इससे पहले से ही पुलिस अफगान शहरियों की रजिस्ट्रेशन और उनको नोटिस जारी करने के लिए छापे मार रही थी। इस दौरान कई अफगान बाशिंदों को हिरासत में भी लिया गया और इस पर कल रद्द अमल देते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन 2 तरफा मसला है, अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ, अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया और बाअसर लोग कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अफगान बाशिंदों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। इस तरह के इक़दामात से पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। 2 तरफा मुज़ाकरात से मसले को संजीदगी से हल किया जाए। हुकूमत की जानिब से पहले अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी और अब डेडलाइन ख़त्म होने के बाद उनके खिलाफ लिया जाने वाला एक्शन एक इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस खदशे का इज़हार ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गज़ीन के सरबराह को लिखे गए ख़त में किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ख़त के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत के तमाम गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद को, जिनमें अक्सरियत अफगान मुहाजिरीन की है, उन्हें 1 नवंबर तक बेदखल करने के फैसले पर तशवीश का इजहार करता है। कमीशन का मानना है कि यह फैसला जो तकरीबन 17 लाख अफगान मुहाजिरीन पर लागू है वो एक इंसानी अलमिये को जन्म दे सकता है। यह फैसला जबरी मुल्क बदरी के मुतरादिफ है जिसको किसी भी बैनुल अक़वामी कानून में तस्लीम नहीं किया जाता। ये फैसला हसास पनाह गज़ीनों और मुहाजिरीन को मुतासिर करेगा जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और माजूर अफराद शामिल हैं। इसके अलावा कमामदनी वाले अफराद और वो पेशावर अफराद मुतासिर होंगे जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से फरार हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी गई है और निगरां हुकूमत के मैंडेट पर सवाल उठा दिया गया है। साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिब्रान नासिर, ईमान मज़ारी, आमना मसूद जंजुआ, एडवोकेट इमरान शफीक, साबिक MNA मोहसिन दावड़
और दीगर की दायर करदा दरख्वास्त में वफाक, सूबों, नादरा, वजारत खारजा और दाखिला को फरीक बनाया गया है और इस्तदा की गई है कि निगरान हुकूमत का बड़ी तादाद में लोगों की बेदखली का फैसला गैर कानूनी करार दिया जाए। जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, शहरियत उनका हक है। जिन शहरियों के पास कानूनी दस्तावेजात हैं, उनकी बेदखली गैर कानूनी है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब मौजूद हैं। भुट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये खबर आई है कि अफगान मुहाजिरीन की तरफ से जो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद रज़ाकाराना वापसी के लिए तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकाम से डेडलाइन में तौसी का कहा है और कहा है कि जी ज़बरदस्ती मुल्क बदर ना किया जाए। किस हद तक दुरुस्त है और हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, ऑफिशियल चैनल्स पे तो कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ इस तरह की कोई चीज़ फ़ॉरेन ऑफिस ने शेयर नहीं की। उन्होंने अगर फ़ॉरेन ऑफिस से कोई बातचीत की है तो वो फ़ॉरेन ऑफिस तक ही है। हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो लीड एजेंसी है या लीड डिवीज़न है इस सारे जो इलीगल रीपैट्रिएशन का प्लान है या डिपोर्टेशन का प्लान है, तो हमारे साथ तो किसी किस्म का कोई राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मतलब और काफ़ी वक्त पहले आपकी तरफ से अनाउंस कर दिया गया था, तो इस पूरे पीरियड में भी अफगान हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया? बयान वगैरह तो दिए गए थे, कोई ऑफिशियल राब्ता इस हवाले से नहीं किया गया? देखिए, फ़ॉरेन ऑफिस के साथ उनका कहीं ना कहीं किसी चैनल पे फ़ॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई थी, शायद तिब्बत में या कहीं और, मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है, कि जहाँ पर फ़ॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई थी और इस रीपैट्रिएशन प्लान पे उनकी गपशप भी हुई थी और ऑफिशियल बात भी हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है मुझे उसकी डिटेल्स जो है वो शाहज़ेब भाई नहीं पता है। अफ़गान सफ़ीर मुझसे मिलने आए थे कोई महीना डेढ़ दो पहले, और उनके साथ भी मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की थी और उनको बताया था कि हम इनिशियली तो हमारे यहाँ डेट जो थी वो 1 अक्टूबर नहीं 1 अक्टूबर थी, तो उसको भी फिर हमने आपस में इन हाउस डिस्कशन में उसको 1 नवंबर कर दिया था, सो दैट कि जो वॉलंटियर रिटर्न है उसको इनकरेज किया जाए कि लोग जो इलीगल हैं यहाँ पर वो खुद जाएँ। तो एज ऑफ नाउ प्लान जो था, जो आपने अनाउंस किया था, उसी पर अमल दरामद होगा कि पहले तो जो गैर कानूनी तौर पर हैं उन्हें भेजा जाएगा, बेशक उन्हें गिरफ्तार करके भेजा जाए, इन सेंटर्स में मुंतकिल करके भेजा जाए, और उसके बाद आप ये भी ऐलान कर चुके हैं कि बाद में जितने भी अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। जी हाँ, ये डिसीजन ये हुआ था कि हम पहले उन लोगों को जो बिल्कुल एलियंस हैं, और ये अफ़गान स्पेसिफ़िक नहीं है, ये एथनिक स्पेसिफ़िक नहीं है, जो भी इस मुल्क में इलीगल एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है और हमारे मुल्क में इस तरीके से वो फिर रहे हैं, तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। सेकंड फेज़ में जो अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं और फिर सो एंड सो ऑन, अल्टीमेटली द डे विल कम कि जब कोई भी जो रेफ्यूजीज़ जिनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, क्योंकि अब उनके मुल्क के हालात ठीक हो गए, तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली सब ने वापस जाना है। फॉर द टाइम बीइंग जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, जो क्रैकडाउन चल रहा है या जो प्लान चल रहा है या जो पॉलिसी चल रही है, वो यही है कि जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है उनको हम डिपोर्ट करेंगे। वैसे इंसानी हुकूक की तंजीमें तो भुट्टी साहब ज़ाहिर सवाल उठाई रही थी। अब मौलाना फजल रहमान ने भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन दो मुल्कों का दो तरफ़ा मसला है, अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ, अफ़गान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार निकाला जाए, तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफ़गान बाशिंदों को भी ब्लैक मेल किया जा रहा है। मकामी इंतज़ामिया और बाअसर लोग कानूनी तौर पर रहने वाले अफ़गान बाशिंदों को ब्लैक मेल कर रहे हैं। बेहतर है कि दो हुकूमतें मिलकर इसका मामला तय करें। मौलाना साहब की बात में के एहतराम के साथ देखें, जो अगर कोई गैर कानूनी अमल हो रहा है, अगर कोई उनको मैन हैंडल कर रहा है, तो हमारी डायरेक्शन तो बड़ी क्लियर कट है। शाहज़ेब भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हमने तमाम जितने भी आईजीज़ हैं पुलिस के या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट हैं, FIA, हमारी डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वाज़े है कि किसी ने अगर किसी को मैन हैंडल किया तो वो अफसर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म जो है वो ऑलरेडी कर दिया है, ड्राइव भी कर दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह करेगा, ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में इस तरह की जो इलनेस है ये मौजूद है, अगर इसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया जाए तो ये अहमकों की
जन्नत में रहने वाली बात है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड्स रहे हैं, बहैसियत सोसाइटी हमारी ये बीमारी है जो कि एक बहुत हम कोई अच्छी अलामात नहीं है, लेकिन है, ये सिस्टम्स में ये लकूनत मौजूद है, लेकिन उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं हो सकता कि दो गलत काम जो हैं उसकी वजह से हम ये पूरा जो हमारी पॉलिसी है और ये हमारा राइट है कि हम अपने मुल्क को ठीक करें। अगर मेरी चार दीवारी में कोई मेरा दरवाज़ा नॉक करने के बजाय दीवार फलांग के आ गया है तो मुझे उसको निकालने का हक है। और साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप जाएं अपने मुल्क में, लीगल डॉक्यूमेंट लें, ट्रैवल डॉक्यूमेंट लें, मुझे वीज़ा अप्लाई करें, आप फैमिली को मिलना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप वापस आएँ, आप एक हेल्दी एक्टिविटी में शामिल हों, मेरे टैक्स नेट में शामिल हों, मेरे जो स्टेट क्राफ्ट है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा हों और हमारी सोसाइटी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। मगर एक लंबे अरसे से वो यहाँ मकीम है। मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि अफगान बाशिंदों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है, तो ऐसी शिकायत आपको मिली है? उनका कोई इजादा किया गया है? जब मौलाना कह रहे हैं कि उनके साथ ये ज्यादती भी हो रही है, एक तरफ तो मुल्क बदर किया जा रहा है, ऊपर से उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जा रहा है। देखिए, हमने एक टोल फ्री नंबर बनाया है, हमने एक पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, नंबर्स हमने सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में शेयर कर दिए हैं, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिए हैं। तो हम उनको ये अश्योर करा रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल को कोई शिकायत है तो वो हमें इस नंबर पे शिकायत दे सकता है। और आजकल आपको पता है, द वर्ल्ड इज़ ग्लोबल विलेज, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, स्पेसिफिक कोई शिकायत है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि कल एक किसी लीगल आदमी के घर पे पुलिस गई थी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने वहाँ पर जो मुतल्लिका हुकाम थे उनसे बात की और वहाँ से हमने इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स, वो लीगल स्टेटस था, उनके पास वीज़ा था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, हम इमीडिएटली पुलिस वहाँ से विड्रॉ करा ली और बार बार हदायत कर रहे हैं और इसको इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जो लीगल है, क्योंकि लीगल अफ़गानी जो है वो हमारा भाई है, हमारा ब्रदर, इस्लामी हमसाया मुल्क है। हम डिग्निटी के साथ, एहतराम के साथ उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी किस्म की हैरेसमेंट हो, स्पेशली वुमेन हैरेसमेंट पे, बच्चों पे और एल्डरली जो हमारे लोग हैं, नो कम्प्रोमाइज़ शाहज़ेब भाई, जिसने ये काम किया उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। अच्छा, मगर जब आप उन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद खुद ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान भी कह रहा है कि 17 लाख अफगान महाजरीन पर यह लागू होगा और एक इंसानी अलमिया को जन्म दे सकता है। ये जबरी मुल्क बदरी के मुतरादिफ है और बैनुल अक़वामी कानून भी इसे तस्लीम नहीं करता उनके मुताबिक, और एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है इससे। देखिए शाहज़ेब भाई, एक तो हम उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, जो सिग्नेटरी हम नहीं है उसका, जिसमें ये जिन लॉज की आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम महाजरीन को, रिफ्यूजीज़ को तो निकाल ही नहीं रहे, हम एक भी रिफ्यूजी को नहीं निकाल रहे हैं जिसके पास रिफ्यूजी स्टेटस है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इलीगल हैं, रिफ्यूजीज़ जो आए हैं, उनका कोई स्टेटस है, UNHCR में रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास रजिस्टर्ड है, हम तो उनकी बात करें जो एलियंस हैं, जो इलीगल एलियंस हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जिनकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, वो आकर हमारी सोसाइटी में हमारा सोशल फैब्रिक तबाह कर रहे हैं, हमारे क्राइम में हिस्सेदार बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमने अपना घर ठीक तो करना है। कब तक ऐसा होगा? दुनिया में आप देखें, अब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है या और लोग हैं या वेस्ट है, जिन्होंने यहाँ से वेस्ट जाना था, 2 साल लग गए हैं शाहज़ेब भाई, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते उनको, जिन्होंने यहाँ से रिपैट्रिएट होना है दूसरे मुल्कों में। इसी तरह अगर आप देख लें तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स ईरान के साथ भी हैं, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी है और ममालिक के साथ भी है। वहाँ ये मैस क्यों नहीं है कि हमारे पास क्यों है कि जिसका जी चाहता है उठ जाता है, हमारे अर्बन सेंटर्स तक, कराची तक पहुँच जाता है और वहाँ पर जो मर्जी जहाँ मर्जी रहता है। तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक लॉ है, हमारा फॉरेन एक्ट है, हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई उसमें कोई क्या ह्यूमन क्राइसिस जो है वो क्यों जन्म लेगा? सब। और आज एक खबर ये भी है कि अमेरिका ने राब्ता किया पाकिस्तानी हुकूमत से कि जो 25,000 ऐसे अफगान बाशिंदे हैं पाकिस्तान में मौजूद, जो अफगानिस्तान में अमरीकी इदारों के साथ मुंसलिक थे, तालिबान की हुकूमत आने के बाद जान बचाने के लिए उन्हें पाकिस्तान आना पड़ा था। क्या राब्ता किया गया है कि कम से कम उन्हें ना मुल्क बदर किया जाए? देखिए, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका है, उसमें UK है, कनाडा है और
जर्मनी है, इस तरह के बहुत सारे ममालिक हैं जो इधर से कुछ लोगों को अपने मुल्क लेके जाना चाहते हैं। वो ट्रांजिशन फेज़ में हमारे पास हैं। हमारे पास जो ऑथेंटिक लिस्ट आएगी, बिकॉज ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 25,000 लोगों का, ये एक लिस्ट ला के एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने एक एएस साहब को दी है। हम उसको देख रहे हैं, ना उसमें कोई शनाख्ती की तस्वीर है, ना उनका एड्रेस है। तो हमने एक कमेटी बना दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, जिसमें आईजी बलूचिस्तान है, चीफ कमिश्नर हैं और हमारे एक एएस हैं। वो उस लिस्ट को वे करेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये लोग हैं और उनको किस तरीके से डिपोर्ट होने से रोका जा सकता है। जब तक कोई ऑथेंटिक लिस्ट नहीं आएगी, जैसे कनाडा ने हमें एक बड़ी प्रॉपर किस्म की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की है, तो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इंग्लैंड को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम अमेरिका को भी फैसिलिटेट करेंगे। जो ममालिक किसी और मुल्क में जाना चाहता है, तो हम कोई क्रूअल स्टेट तो नहीं है। हम तो लोगों का कोई खुदा न खास्ता हम ये तो नहीं चाहते हैं कि कोई हम क्रूएलिटी की तरफ जाएं। हम दुनिया में वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ को इतना अरसा उनकी मेहमान नवाजी की है। और अब भी हम रेफ्यूजीज़ को तो नहीं तंग कर रहे या रेफ्यूजीज़ को तो नहीं भेज रहे। हम इलीगल एलियंस की बात कर रहे हैं, जिनका कोई और कोई भी मुल्क हो, वेस्ट हो, कोई और मुल्क हो, गल्फ़ स्टेट्स हो, कौन छोड़ता है इलीगल एलियन को अपने मुल्क में? ये सिर्फ हमारे मुल्क में इस तरह का कदर मचा हुआ था। बहुत शुक्रिया भुट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि चंद सालों में अदालत बदल गई है, सियासत बदल गई है, इदारों के मौक़िफ़ बदल गए हैं। जो कुछ वो आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की अहम समाअत हुई है। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा और उस इंक्वायरी कमीशन में साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसमें साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का किरदार ज़ेरे बहस आ सकता है, क्योंकि 4 साल पहले फैज़ाबाद धरना केस के फैसले ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी थी। ना सिर्फ सियासत, बल्कि इस फैसले के बाद अदलिया की आज़ादी और मुतासिर हुई थी। जज के कंडक्ट पर भी सवालात उठे थे, मगर आज 4 साल बाद मुल्क की सियासी और अदालती सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला देने वाले और उस फैसले की वजह से इमरान खान की हुकूमत की तरफ से दायर किए गए रेफरेंस का सामना करने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब मुल्क के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और उनके चीफ जस्टिस बनते ही इस केस के बेशतर फरीक जो फैज़ाबाद धरना केस पर नज़रसानी दायर कर चुके थे, उन्होंने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। मगर इस केस में सबसे बड़ा यू टर्न इमरान खान ने लिया है, जिन्होंने ना सिर्फ इस फैसले के बाद नज़रसानी की अपील दायर की थी, बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इंतकाम का निशाना बनाकर जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया था और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनके ख़ानदान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई थी। अब 4 साल बाद वही तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस फैसले को ना सिर्फ दुरुस्त करार दे रहे हैं, बल्कि इस पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इस फैसले पर अमल दरामद हुआ तो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का वो मरकज़ी किरदार रहे हैं और आज की समाअत में भी जनरल फैज़ हमीद का किरदार बार बार सामने आता रहा। आज की समाअत में तहरीक लब्बैक के किरदार पर बात हुई, ताहिरुल क़ादरी के किरदार पर बात हुई, इलेक्शन कमीशन और पैमरा के कंडक्ट पर बात हुई। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत की, जो ना सिर्फ तफसीली थी बल्कि समाअत में अदालत के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत दीगर वुकला रोस्टम पर आ गए तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि साबिक चेयरमैन पैमरा मिस्टर अबसार आलम कहाँ हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बताया गया है कि अबसार आलम रास्ते में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या आप इन इल्ज़ामात के बाद भी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अबसार आलम के लगाए गए इल्ज़ामात देखे हैं, हमने इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अभी तक कमेटी ने कोई काम नहीं किया। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 26 अक्टूबर को कमेटी का इजलास हो चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर संगीन सवालात उठा दिए और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने ताहिरुल क़ादरी के धरने का हवाला भी दिया और रिमार्क दिए कि कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहिब, आप समेत सब कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला ठीक है। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा?
पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा था। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बना गया और फिर वो वापस लौट गया। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। कमेटी के TOR से तो लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया है। धरना केस में अदालत ने पूरी हिस्ट्री दे दी है। हमने पूछा था कि धरने का जिम्मेदार कौन था। हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है कि सबको जिम्मेदार ठहरा कर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई न की जाए। अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह नहीं है। कमेटी रिपोर्ट का क्या होगा? क्या कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश होगी? क्या कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी ताकि कार्रवाई हो सके? हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे। अदालत आपका काम क्यों करे? फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी का हिस्सा हैं, वो क्या काम करेंगे? कितने पुल गिराए गए, कितना नुकसान हुआ, ये सब कौन देखेगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कमेटी सिर्फ तहकीकात के लिए बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट के साथ सिफारिशात देगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। एक कागज़ के टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताएं कि कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत कमेटी बनाई गई है। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अदालत यह करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। 6 फरवरी 2019 से लेकर आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाएंगे। जैसे अदालत हुक्म करेगी उस पर अमल होगा। इस दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि माजी से सीख कर हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो जब कानून हाथ में लेने वालों को सज़ा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। कौन सा कानून कहता है कि नज़रसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? जिसके बाद जस्टिस काजी फायदी सा ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी के 2014 के धरने से मुतालिक भी अहम रिमार्क्स दिए और ताहिरुल कादरी की तरफ से कनाडा से पाकिस्तान आकर हुकूमत को यरगमाल बनाने से मुतालिक बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फायदी सा ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से रब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें तो कोई नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? दूसरे ममालिक तो अपने एक एक शहरी की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता। चाहे जो भी करो, कभी दुबई चले जाओ तो कभी दूसरे मुल्क। हमारे लोग मुल्क और दीन दोनों को बदनाम कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे मादरत के साथ, लेकिन ये कमेटी काबिल कबूल नहीं है। अदालत इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से खुश नहीं है। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कोई पेश नहीं होगा। इस दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में तारीखी फैसला दिया है। जब तक आईन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो लोगों की तकालीफ खत्म नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यहाँ कोई भी उठकर रास्ते बंद कर देता है और मुल्क को नुकसान पहुँचाकर बाहर चला जाता है। क्या उस वक्त हुकूमत ने कनाडा को खत लिखकर उस शख्स से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा किया था? किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि ये मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं है। 70 साल से मुल्क में अशराफिया का कब्जा है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत दी जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की भी खुद अदायगी की थी? मुमकिन है कि कमेटी की तहकीकात से यह भी तयन हो जाए। पेमरा और इलेक्शन कमीशन उस वक्त आज़ाद नहीं थे। जिसके बाद अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने एक रिपोर्ट जमा कराई है, क्या आप लोगों ने पढ़ी है? जिस पर चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। जो अफसार आलम के साथ हुआ उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप अदालती कार्रवाई को संजीदा लें। आपके वकला को तो रिपोर्ट का पता ही नहीं है। इस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि अफसार आलम ने जो कुछ कहा है मुझे इन हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। रिकॉर्ड दुरुस्त हो सकता है मगर जो अफसार आलम के साथ ज़ाती तौर पर हुआ उसका मुझे इल्म नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आज़ादी इज़हार राय में किसी को मारना और तंग करना नहीं आता। कोई टीवी चैनल लोगों को फसाद के लिए उकसाए तो ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। ऐसा ना हो कि टीवी चैनल का गला घोट दें, मगर कानून पर अमल होना चाहिए। सलीम बेग साहब, क्या आपने 2019 से मुताल्लिक फैसले पर कुछ किया है? जियो न्यूज़ और डॉन को डिफेंस और कंटोनमेंट हाउसिंग में क्यों बंद किया गया था? क्या टीवी चैनल्स को अभी भी बंद किया जाता है? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि नहीं सर, अभी ऐसा कोई काम नहीं होता। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने की ज़हमत नहीं की है। धरना केस में अदालती अहकामात पर अमल किया है या ऊपर से हुक्म का इंतजार है आपको? इस दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने चेयरमैन पेमरा से सवाल किया कि कितने केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ पेमरा ने एक्शन लिया था? 5 साल से आप चेयरमैन हैं, आपने अदालती हुक्म पर कितना अमल किया है? तो पेमरा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल हो गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायदी सा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या पेमरा
डमी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मजाक की बात नहीं है। आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं, आपको तनख्वाह कौन देता है, आपकी तनख्वाह कितनी है? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने कहा कि मेरी तनख्वाह 4.5 लाख रुपए है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तनख्वाह हुकूमत नहीं अवाम देती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो आप उस वक्त चेयरमैन थे, आपने गलत बयानी क्यों की कि मैं बाद में चेयरमैन बना था, कि आपको हमारा फैसला पसंद नहीं? फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको किसने कहा था कि नज़रसानी दायर करें? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि पेमरा की लीगल टीम होती है, सब नज़रसानी कर रहे थे, हमने भी कर दी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये भेड़ चाल की दुरुस्त मिसाल है, सब कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि पेमरा ने खुद फैसला किया कि नज़रसानी दायर करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सच नहीं बता रहे कि किसने नज़रसानी दायर करने का कहा था। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन सबको मरना है, हिम्मत करके सच बोलें, आपके हाथ हम मजबूत करते हैं। हमने कहा कि जिन्होंने आपके मामलात में मुदाखलत की उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नज़रसानी दायर करने का जो फैसला हुआ उसमें बोर्ड का फैसला कहाँ है? तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि तहरीरी तौर पर बोर्ड का फैसला मौजूद नहीं है, हमारी गलती थी कि हमने नज़रसानी दायर कर दी। तो इस दौरान चीफ जस्टिस ने पेमरा के लीगल डायरेक्टर से सवाल किया कि किसने कहा था कि नज़रसानी दायर करें? क्या चेयरमैन पेमरा ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की? या तो आप चेयरमैन पेमरा को खुश कर लें या पाकिस्तान का कानून बचा लें। आज हम चेयरमैन पेमरा को पेमरा का और अपना कानून पढ़ाएंगे। आपने अपना कानून पढ़ा होता तो पता होता कि ज़बानी कोई फैसला नहीं लिया जाता। चेयरमैन पेमरा सच नहीं बोल रहे कि किसी खुफिया ताकत ने नज़रसानी का बोला होगा। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने रिकॉर्ड सामने लाकर बहादुरी का मुजाहरा किया है। अफसार आलम ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खतूत लिखे हैं। जो अफसार आलम ने किया वो सब अवामी ओहदेदारों को करना चाहिए। जो कुर्सी से उतरता है कहता है कि मैं मजबूर था। उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। उस वक्त के वजीर आजम और चीफ जस्टिस ने अफसार आलम के खत पर कोई एक्शन नहीं लिया। अफसार आलम की किसी ने मदद नहीं की। आप पर तो कोई प्रेशर नहीं है तो हकाइक बता दें। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम सख्त हुक्म देंगे। आपको बार बार मौका दे रहे हैं कि बता दें किसके कहने पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन पेमरा साहिब कुछ कहना है तो बताएं, वरना हम अपना हुक्म जारी कर देंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम को रोस्ट्रम पर बुला लिया और अफसार आलम के रोस्ट्रम पर आते ही चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। आपने जो वजीर आजम को खत लिखा था उसमें कोई और शिकायत की थी? आपने कहा कि मीडिया में कुछ गलत अनासिर हैं, आपके खत पर वजीर आजम क्या एक्शन लेते? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि उस वक्त मीडिया हुक्काम के पास कुछ एजेंसियों के लोग जाते थे। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि आपके खतूत के जवाब दिए गए या नहीं? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मेरे खतूत का जवाब नहीं दिया गया। धमकी आमेज कॉल मेरे मातहत अफसर को आई जो मैंने नवाज शरीफ और आर्मी चीफ को फॉरवर्ड कर दी थी। जो कॉल मुझे की गई इसमें कोई नंबर नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि FIA या पुलिस कॉल रिकॉर्ड पर कार्रवाई कर सकती थी, वजीर आजम कोई तहकीकाती अफसर नहीं होता। तो अफसार आलम ने कहा कि धमकी आमेज कॉल पेमरा में रिकॉर्ड हुई। निगरान वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। एजेंसी का हुक्म ना मानने पर मेरे खिलाफ 3 दरख्वास्तें अदालतों में दायर कर दी गई थी। मुझे कुछ अरसा बाद ओहदे से भी हटा दिया गया था। अदालती हुक्म पर सच सामने लाया हूँ। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अफसार आलम साहिब आपके इल्ज़ामात बहुत संजीदा हैं। जब आप चेयरमैन पेमरा थे तब भी ये सब बातें करनी चाहिए थी। जिस पर अफसार आलम ने कहा कि जियो न्यूज़ पर शो करने वाले नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज़ हमीद ने दबाव डाला था। नजम सेठी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में इस्टेब्लिशमेंट के लिए इदारा जाती करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नजम सेठी का प्रोग्राम बंद ना करने पर मुझे ओहदे से हटा दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको हटाने की यही वजह थी? तो अफसार आलम ने कहा कि यस माय लॉर्ड। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपके बाद चेयरमैन पेमरा तैनात होने वाले साहब तो कह रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं है। मौजूदा चेयरमैन पेमरा उसी दौर में तैनात हुए लेकिन कहते हैं कि उनके काम में कभी मुदाखलत नहीं हुई। तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मौजूदा चेयरमैन पेमरा खुशकिस्मत आदमी हैं। मुझे TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर जनरल फैज़ हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी की पीठ के पीछे बयान नहीं देते। अगर कमीशन बना तो क्या आप वहाँ बोलेंगे? जिन पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उनको भी बुलाया जाए और फिर आप उनके सामने बयान दें? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मैं उनके सामने भी यही बयान दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं उनकी तफसील हमें दे दें। तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि जियो न्यूज़ और डॉन को अपने नंबरों से हटाया गया तो मैंने बहाल कर दिया था, जो मेरा जुर्म बन गया। मैं अपनी हद तक सफाई देना चाहता हूं कि बतौर चेयरमैन पेमरा अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप सफाई ना दें, हमने पेमरा को कहा था कि अदालत के हुक्म पर अमल किया जाए। तो अफसार आलम ने अदालत को बताया कि खत लिखने के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक मेजर की कॉल सुनवाई थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों का जिक्र आपने तहरीरी तौर पर नहीं किया वो कमीशन में बताएं, अगर वो बनता है तो। जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात पर कैसे अमल किया? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि फॉरेन फंडिंग और दहशतगर्दी के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। तो चीफ जस्टिस ने वकील को कहा
कि इंसदादी दहशतगर्दी की तहकीकात इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। जिसके नाम पर तहरीक लब्बैक रजिस्टर्ड थी, क्या उनको बुलाकर तहकीकात की थी? इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उस शख्स को नहीं बुलाया था, मगर पूरा कानूनी तरीका अपनाया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले बंदे के नाम से जमात रजिस्टर्ड हो जाए। एक दिन दरख्वास्त आती है, अगले दिन इलेक्शन कमीशन नई जमात रजिस्टर कर लेता है। जैसे एक शख्स कहते हैं, क्या यहाँ काम पहिए लगाकर होते हैं? जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और रिमार्क दिए। सब इदारे कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना गलत था, मगर पर बात रुक जाती है। जिसके बाद अदालत ने वजारत दिफा और IB की फैजाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। साथ ही PTI और MKM की दरख्वास्तें भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एजाजुल हक के वकील ने भी नजरसानी की वापस लेने के लिए बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराने का कहा है। जिस पर एजाजुल हक के वकील ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मैंने नजरसानी वापस लेने का नहीं कहा है। एजाजुल हक के मुताबिक ISI रिपोर्ट में उनका नाम लिया गया है। एजाजुल हक ने कहा है कि उनका नाम फैसले से हज़फ किया जाए। जिस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने नमाज दिए कि एजाजुल हक एक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक के बेटे हैं। तो इस दौरान एजाजुल हक के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल के वालिद सदर पाकिस्तान थे। जिस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने नमाज देते हुए कहा कि मैं ज़िया को सदर नहीं मानता, इस अदालत में ज़िया को दोबारा सदर मत कहिएगा। तो वकील ने जवाब दिया कि आइन में दर्ज है कि जनरल ज़ियाउल हक सदर थे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ियाउल हक ने आइन में लिखवाया कि 5 साल के लिए सदर हूँ। ज़ियाउल हक वाहिद शख्स है जिसका नाम आइन में लिखा हुआ है, वक्त का नहीं मालूम होता, लेकिन ज़िया ने लिखवा दिया कि वो सदर है। 5 साल तो पूरे नहीं हुए थे, तो क्या आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी? इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 18वीं तरमीम में ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने फैसले में ये कहा है कि ISI की रिपोर्ट में एजाजुल हक का नाम है। और फिर आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया और कहा कि अफसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ाम कमीशन के सामने रखे जाएँ। अफसार आलम ने कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन के सामने सारा बयान खुल कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक बताया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया है। कमेटी को तहकीकात कैसे करनी है, इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा है कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील देगी। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक मोहलत मांगी है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन तश्कील देकर अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। तवक्को है कि कमीशन तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के हुस्न इत्तफाक की भी तहकीकात करेगा। यह तहकीकात होने की भी तवक्को है कि क्या तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। जिसके बाद इस केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, उसका हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस भारी हथियारों के साथ अंदरूनी इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रही हैं, जहां उन्हें सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और जानी नुकसान भी हो रहा है। खुद इसराइली दिफाई अफवाज के बयान के मुताबिक गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास से लड़ाई में 15 इसराइली फौजी मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। बयान के मुताबिक गजा में इसराइल के 7 फौजी हमास के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में मारे गए और इस वाक़े में 4 फौजी जख्मी भी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। इसी तरह 2 इसराइली फौजी उस वक्त मारे गए जब उनका टैंक एक धमाका खेज डिवाइस के ऊपर से गुजर रहा था। इस वाक़े में मजीद 2 फौजी शदीद जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा कल रात को एक और वाक़े में हमास ने एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया और 2 इसराइली फौजियों को मार दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत को एक तकलीफदेह धचका करार दिया है और दूसरी जानिब इसराइली दिफाई अफवाज ने यह दावा भी किया है कि उसने कल रात को और आज सुबह ज़मीन और फ़िज़ा से गजा के अंदर मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया, जिसमें मुतअद्दिद जंगजू मारे गए हैं। जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में मजमूई तौर पर 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है और हमास का कहना है कि उसने आज 4 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को शुमाली गजा में तबाह कर दिया है। गजा में गुज़िश्ता जुमे को इसराइली फोर्सेस दाखिल हुई थी, जहां उन्होंने इब्तिदाई तौर पर सरहदी इलाकों में लड़ाई शुरू की, जिसके बाद वो गजा की शहरी आबादी की तरफ पेशकदमी कर रही है, लेकिन खुद उसे भी भारी नुकसान पहुँच रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी का सेटेलाइट तस्वीर की मदद से जायज़ा लिया है। ये तस्वीर पीर की सुबह की हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और इनमें देखा जा सकता है कि इसराइली फोर्सेस भारी हथियारों, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सरहदी बाढ़ से गजा के अंदर 3.5 मील तक दाखिल हो चुकी हैं और शहरी इलाकों की तरफ मजीद पेशकदमी कर रही हैं। गजा में ज़मीनी लड़ाई के साथ साथ इसराइली फोर्सेस फ़ज़ाई बमबारी में भी तेज़ी दिखा रही हैं और कत्लेआम कर रही हैं। कल रात को इसराइल ने गजा के शुमाल में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी कर दी थी और दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद आज फिर इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप पर एक और फ़ज़ाई हमला कर दिया। ये पनाह गज़ीन कैंप गजा के बड़े पनाह गज़ीन कैंप्स में से सिर्फ एक है।
जहां बच्चों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने पनाह ली हुई है। इस कैंप पर कल रात को इसराइल ने फ़िज़ाई बमबारी करके 50 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि हमास का दावा है कि इस हमले में 400 अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 7 यरगमाली भी हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास की जंगजू इसराइल से अपने साथ ले आए थे। इस हमले के बाद पनागज़ीन कैंप में क़यामत खेज़ मनाज़िर देखे गए। वाक़े के बाद की तस्वीर और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पनागज़ीन कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ चुका है। एक एनी शाहिद ने CNN को बताया कि वो रोटी ख़रीदने के लिए लाइन में खड़े थे कि अचानक 7 से 8 मिसाइल कैंप पर आकर गिरे, जिसके बाद कैंप में 7 से 8 बड़े गड्ढे पड़ गए और हर तरफ लाशें और इंसानी आज़ा बिखरे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है। एक और एनी शाहिद ने बताया कि बच्चों ने ज़ख्मी बच्चों को उठाया हुआ था और वो भाग रहे थे। मलबे में लाशें लटक रही थीं, जिनमें से कई तो शनाख्त के काबिल भी नहीं थीं। ख़वातीन चीख रही थी और परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को खोने पर रोएं या भागें और उन्हें तलाश करें, ख़ासतौर पर उस वक्त कि जब इस हमले से पहले ज़्यादातर बच्चे आसपास खेल रहे थे। खदशात हैं कि इस हमले में हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि मुतादिद अफराद को अब भी मलबे के नीचे दबे होने के खदशात हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कारकुनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अहम बात यह भी है कि कुछ दिन पहले गज़ा में अल अहली अरब अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल पर शदीद तनकीद हुई थी, तो इसराइल ने फ़लस्तीन की इस्लामी जिहाद पर जिम्मेदारी डाल दी थी और कहा था कि अस्पताल पर हमला इसराइली फोर्सेज ने नहीं किया, बल्कि इस्लामी जिहाद का रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा है। इसराइल के इस दावे को अभी तक किसी मौतबर इदारे ने दुरुस्त तस्लीम नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा इसराइल ने ऐसा कोई जवाब पेश करने के बजाय खुलकर पनागज़ीन कैंप पर हमले और हलाकतों की जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली और कहा है कि इस कैंप में हमास का एक सीनियर कमांडर रह रहा था, जिसे निशाना बनाने के लिए बमबारी की गई है, जिसके बाद दुनिया भर से इसराइल पर तनकीद हो रही है कि यह जवाब बनाकर दर्जनों आम शहरियों को कत्ल कर दिया गया, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं। इस हवाले से CNN के एंकर ने इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जुमान से जब ये सवाल किया कि ये जानते हुए भी कि पनागज़ीन कैंप में बड़ी तादाद में बच्चों और ख़वातीन समेत आम शहरी मौजूद हैं, हमास के कमांडर को जवाब बनाकर हमला कर देना कैसे दुरुस्त था, तो उन्होंने जवाब दिया कि यही तो जंग की ट्रेजिडी होती है। यानी इसराइल तस्लीम कर रहा है कि सिर्फ एक शख्स को हदफ बनाने के लिए उसने सैकड़ों आम शहरियों की जानों की भी परवाह नहीं की। सिर्फ यही नहीं, इसराइल ये जवाब भी दे रहा है कि वो मुसलसल गज़ा के शहरियों को शुमाली गज़ा से निकलकर जनूबी गज़ा की तरफ जाने का कहता रहा है, जो उनके लिए महफूज है। लेकिन हकीकत यह है कि गज़ा का कोई भी इलाका इसराइली बमबारी से महफूज नहीं है। इन 26 दिनों में जितनी बमबारी शुमाली गज़ा में की जा रही है, इसराइली फोर्सेज उतनी ही बमबारी जनूबी गज़ा में भी कर रही हैं और वहाँ भी सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं और मुतादिद स्कूल, इबादतगाहें और इमारतें खंडर बन चुकी हैं। अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। बहरहाल जबालिया पनागज़ीन कैंप पर हमले के बाद लातीनी अमेरिका के 3 ममालिक ने इसराइल को सख्त पैगाम दिया है। बोलीविया ने इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं, जबकि कोलंबिया और चिली ने अपने सफ़ीरों को मशावरत के लिए इसराइल से वापस बुला लिया है। तीनों ममालिक ने गज़ा में इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत की है और सीज़ फायर का मुतालबा किया है, जबकि उर्दन ने भी अपने सफ़ीर को इसराइल से वापस बुला लिया है। इसराइली सफ़ीर से कहा है कि वो भी उर्दन वापस ना आए। याद रहे कि उर्दन में इसराइली सफ़ीर कुछ दिन पहले सिक्योरिटी खदशात की वजह से वापस इसराइल चले गए थे। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मुसलमान ममालिक से मुतालबा किया है कि इसराइल को तेल की और खुराक की तरसील बंद कर दी जाए। सिर्फ यही नहीं, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा एक दफ़ा फिर खित्ते में मुतहरिक हो गए हैं। कल उन्होंने कतर में कतर के अमीर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की थी। साथ ही हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आज उन्होंने अनक़रा में तुर्की के हम मनसब से मुलाकात की, जहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आलमी बिरादरी का यूक्रेन और फ़लस्तीन के मामले में दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गज़ा में हमले जारी रहे तो नताइज संगीन होंगे। ईरान और अमेरिका इस जंग के फैलने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। कल अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़ारजा इसराइल को इमदाद देने से मुताल्लिक अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर ब्रीफिंग के लिए सेनेट की कमेटी के सामने पेश हुए थे, जहां अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान की प्रॉक्सीज ने अमरीकी फौजियों पर हमले बंद ना किए तो अमरीका जवाब देगा। लेकिन इस ब्रीफिंग के दौरान एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जैसे ही सेनेट की कमेटी की कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। उनके हाथों में लाल रंग लगा हुआ था। उन्होंने अपने हाथ हवा में बुलंद कर दिए और सीज फायर करने का नारा लगा दिया और कहते रहे कि गजा के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, नस्ल कुशी के लिए फंडिंग बंद करो। मगर बाद में कैपिटल पुलिस ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। दुनिया इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ा रही है, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है और अमरीकी हुकूमत भी इसराइल के साथ खड़ी है। हम आज 7 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा रफा क्रॉसिंग शदीद ज़ख्मियों और गैर मुल्कियों को गजा से मिस्र ले जाने के लिए आधी तौर पर खोल दी गई। अल जज़ीरा के मुताबिक कल रात को 81 शदीद ज़ख्मियों को गजा से मिस्र मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा 500 के करीब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अफराद को भी रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से निकलने की इजाज़त मिली थी, जो 7 अक्टूबर के बाद से गजा में फंसे हुए थे। लेकिन आज रफा क्रॉसिंग खुलने की इतला मिलते ही मुतादिद दीगर अफराद भी वहाँ पहुँच गए। उनके नाम तो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थे, लेकिन वो सब चाहते थे कि वो भी फ़ौरन गजा से निकल जाएँ।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।